नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम में एक ऐसा मंच है जिसमें आप सीधे एक कॉल के जरिए अपनी जो भी समस्याएं हैं वो साझा कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञों के साथ, अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। और उसके लिए हम आपको बताते हैं हमारे कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषय के बारे में। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम खेती किसानी से संबंधित क्या विषय आपके लिए लेकर आए हैं, आइए आपको बताते हैं। आज हम बात करेंगे बेल वाली सब्जियों की देखभाल पर। जी हाँ, एक विषय हमारा ये रहेगा और साथ ही हम चर्चा करेंगे केला और अनानास की देखभाल पर। इन दोनों ही विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है तो आप उसका समाधान जानने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। तो आइए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, जो प्रधान वैज्ञानिक है शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे, जो प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम हेलो किसान में। जी नमस्कार। बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, तो आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है, जिसके संबंध में आपके पास जो भी सवाल हैं वो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं और साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि हम आपके कॉल्स का भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेल वाली सब्जियों की खेती के बारे में। तो डॉक्टर चौधरी, जानना चाहेंगे बेल वाली सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी सब्जियां हैं, और जैसे बुआई का समय है ये भी, तो कौन सी सब्जियां हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अब सभी किसान भाई जैसा देख रहे हैं कि सर्दी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और गर्मी का मौसम प्रारंभ हो चुका है। गर्मी के मौसम में जो बेल वाली सब्जियां हैं इनका अपना ही महत्व होता है। सबसे जो अधिक महत्व इनका इस कारण से होता है क्योंकि इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो काफ़ी अधिक होती है। चाहे हम खीरा की बात करें, लौकी की बात करें, करेला की बात करें, कद्दू है, उसके बाद तोरई है, फिर खरबूजा है, तरबूज है, इन सभी जो बेल वाली फसलें हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इसमें जो जल की मात्रा होती है वो करीब 90 से 95% तक होती है जी। और ख़ास करके जो जल के साथ इसमें विटामिन और लवण भी इसमें काफ़ी होते हैं। इस कारण से इन सब्जियों की मांग जो है गर्मी के मौसम में काफी अधिक होती है। जी, काफी गर्मी रहती है और ऐसे में ऐसी सब्जियां और ऐसे फलों का अगर हम सेवन करते हैं तो बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छे रहते हैं, फायदेमंद होता है। प्लस आज की डेट में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आजकल होता है जो लो कैलोरी फूड, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें हमें कैलोरी तो कम मिले किंतु उससे हमें न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व हमें अधिक मिले। तो ये जो हमारे जो बेल वाली सब्जियां हैं इनमें सब में कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी कम होती है, यानी आपको ऊर्जा तो ये कम देती हैं किंतु पोषक तत्व आपको अधिक देती हैं। और आज के बाजार में इन सब्जियों की मांग इसीलिए काफ़ी हो रही है। तो किसान भाई जो इस सब्जियों को उगाते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है क्योंकि ये काफी दिन तक चल सकती है, काफी दिनों तक इसको हम बाजार में भी लेकर जा सकते हैं और बिल्कुल आप इसकी बिकवाली करके अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बाजार मांग काफी अच्छी बनी हुई है, इसके अच्छे पोषक तत्वों को देखते हुए और स्वास्थ्य गुणों को देखते हुए। और इसके संबंध में विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट यहाँ दिखा देते हैं। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई और रुपाई का काम चल रहा है। साथ ही बेल वाली सब्जी, कद्दू, लौकी, खीरा, तोरई, करेले से बेहतर उत्पादन लेने के लिए किसानों को फसल की देखभाल और कुछ तकनीकों की जानकारी होना जरूरी है, जिसमें बीजोपचार के बाद ही बीजारोपण करना चाहिए। इससे पौधों में रोग लगने की आशंका कम हो जाती है। अच्छी उपज लेने के लिए बेल वाली सब्जियों की कटाई छटाई जरूरी होती है। पौधे की 3 से 4 गांठ छटाई करने से उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होता है। सब्जियों की अच्छी बढ़वार के लिए मचान बनाएं। मचान के माध्यम से किसान 90% तक फसल को खराब होने से बचा सकते हैं। पौधे की बेल बढ़ सके और फसल के हिसाब से ऊंचाई रखें। जैसे करेला और खीरा के लिए 4.50 फीट, वहीं लौकी के लिए 5.50 फीट ऊंचाई रखें।
साथ ही गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। इसके अलावा कीट और रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। दवाओं का इस्तेमाल विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। तो देखिए आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी बेल वाली सब्जियों की खेती पर है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले केला और अनानास पर हम जानकारी ले लेते हैं। तो डॉक्टर पांडे, अगर हम बात करते हैं केला की या फिर अनानास की, तो इसकी खेती भी काफ़ी अच्छे स्तर पर हमारे देश में की जाती है, लेकिन अभी भी कुछ किसान हैं जो इससे अभी दूरी बनाए हुए हैं। तो ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे इसके महत्व के बारे में? देखिए, केला और अनानास दोनों ही फसलें जो हैं वो गर्म जलवायु की फसलें हैं। खास तौर से अनानास तो केवल गर्म जलवायु, जिसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं, जो कि हमारे देश में पूर्वोत्तर राज्यों में और जो समुद्र तटीय राज्य हैं जैसे कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में इसकी खेती की जाती है। केले की खेती केवल ठंडी जलवायु वाले इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में किया जाता है जी। जहाँ तक इसमें लाभ की बात है तो ये दोनों ही फसलें कम अवधि की हैं। केले और अनानास की फसलें लगभग 1 साल से लेकर के और 1 साल 2 महीने के अंदर एक फसल तैयार हो जाती है। किस्मों के अनुसार और खेती की जो पद्धति है उसके अनुसार तैयार हो जाती है। जी, हम तो कह सकते हैं कि जल्द तैयार होने वाली ये फलों में सबसे अधिक जल्दी में तैयार होने वाली ये दोनों फसलें हमारे होती किसान हैं। फायदा भी ले सकते हैं, जल्द से जल्द इनका उत्पादन हासिल और कर सकते इसकी हैं। चूंकि उपज जल्दी एक ही साल में हो जाती है तो अधिक आय कमाने के लिए इन 2 फसलों को सहजता से लिया जा सकता है। केवल कुछ तकनीकी जानकारियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। तकनीकी जानकारियों के बारे में आपसे जानेंगे हम डॉक्टर पांडे, लेकिन उससे पहले आइए एक खास रिपोर्ट पर यहाँ हम नजर डाल लेते हैं। मार्च माह में केले के बागों में सिंचाई करें। सिंचाई करते समय ध्यान देना चाहिए कि पानी पौधे के तने पर सीधे ना लगे। इसके अलावा केवल एक तलवारी पत्ती को छोड़कर पौधे के आधार से निकलने वाली बाकी पत्तियों को काट दें। साथ ही नाइट्रोजन की 60 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। साथ ही किसान समय समय पर बागों की निराई गुड़ाई करते रहें और बाग में साफ सफाई रखें। वहीं अनानास का फसल चक्र 90 दिन का होता है। इसके एक पौधे से एक बार में एक ही फल मिलता है। इसके पौधों को 15 दिन में एक बार सिंचाई करनी होती है। इसकी जड़ें उथली होती है, इसीलिए सिंचाई करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधे को नुकसान ना हो। सूखे मौसम में महीने में कम से कम 3 बार सिंचाई जरूर करें। इसके अलावा स्लिप्स को समय समय पर काटते रहें, जिससे मुख्य पौधे की वृद्धि हो सके। तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगी अब डॉक्टर चौधरी से। डॉक्टर चौधरी, हम बात कर रहे थे बेल वाली सब्जियों की बुआई के बारे में कि अभी का जो समय है हमारे किसान चुनाव कर सकते हैं बेल वाली सब्जियों की, चाहे वो कद्दू हो, चाहे वो लौकी, तोरई, करेला या फिर खरबूज, तरबूज भी हो सकता है। तो क्या कोई ऐसी जलवायु है जिसमें इनकी खेती की जा सकती है या फिर हर तरह की जलवायु में लगाया जा सकता है इनको? जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। आमतौर पे जो हम अगर उत्तर भारतीय मैदानी इलाके की बात करें तो वहाँ लगाने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त समय है, क्योंकि हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि जब रात का तापमान 12 डिग्री से अगर अधिक हो, यानी जो मिनिमम तापमान है जब 12 डिग्री से अधिक हो, तो खुले खेत में भी इसका अंकुरण आसानी से हो सकता है। यानी हम इसकी सीधी बिजाई हम खेतों में कर सकते हैं। अगर तापमान रात का अगर कम हो, उन इलाके में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो इसके पौध पहले से तैयार करके रखें और पौधों की रोपाई कर सकते हैं। जी, तो इस समय जो है पौधों की रोपाई करना सही रहेगा, नर्सरी लगाना सही नहीं रहेगा। इस समय अब किसान भाई दोनों काम कर सकते हैं। जिनके पौधे अगर तैयार हैं वो सीधा खेतों में पौधे भी लगा सकते हैं, या जिन्होंने अगर जिनके पौध नहीं तैयार है, जिनका खेत अगर खाली हो चुका है, तो वो सीधी बिजाई भी कर सकते हैं।
हम पौधे की तैयारी करने के लिए उन किसान को कहते हैं, जैसे अगर जिन किसान भाइयों के खेतों में अगर गोभी की फसल चल रही होगी या मटर की फसल चल रही होगी या आलू की फसल चल रही होगी, वैसे किसान भाई जिन्हें अभी भी करीब 15 दिन का इंतजार करना है खेत खाली होने के लिए, अगर उन्हें भी अगर कद्दू वर्गीय सब्जी लगाना है तो अभी भी इसकी नर्सरी वो अलग से तैयार कर सकते हैं, जिससे उसके बाद वो सीधे पौधों को खेतों में लगा सकते हैं। या तो सीधी बिजाई कर लें या फिर नर्सरी भी तैयार की जा सकती है, और उसको तैयार करने का तरीका जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर पांडे का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर पांडे, अभी आप बता रहे थे कि जो गर्म इलाके हैं वहां पर केला और अनानास लगाया जा सकता है, और अभी क्या हमारे किसान लगा सकते हैं इसके नए बाग लगाने के लिए? क्या उपयुक्त समय रहेगा? नहीं, देखिए आप बाजार में देखेंगे तो केला पूरे वर्ष लगभग आता रहता है फल। उसी अनुसार इसकी खेती जो रोपण है वो पूरे साल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए जी। अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो ऐसे इलाकों में, ऐसे क्षेत्रों में इसका जो रोपण है लगभग जून, जुलाई, अगस्त में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि जो वर्षा का जल होता है उसका अधिक से अधिक सदुपयोग हो जाए तो उसके लिए बरसात के आरंभ में ही इसकी रोपाई की जाती है। लेकिन अब चूंकि जाड़े की ऋतु खत्म हो चुकी है, पूरे देश में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इस बढ़ते हुए क्रम में केले की जो वानस्पतिक वृद्धि है वो तेजी से होगी। तो इस समय जो हमारी अन्य संक्रियाएं हैं, जैसे कि सिंचाई का प्रबंध करना, पलवार का प्रबंध करना, पोषक तत्वों का प्रबंध करना, ये इसके बारे में चिंता करना है हमको। उसके साथ करना है इस समय, जी सस्क्रियाओं पर ध्यान देना है। और वैसे इसकी जो फलों की कटाई है वो पूरे साल लगभग होती रहती है, जैसा कि आप देखते हैं बाजार में फल आता रहता ताजा। सस्क्रियाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हरियाणा से सत्यपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो, हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, क्या घिया तोरूं ये लगा सकते हैं जी? आप घिया की खेती करना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सत्यपाल जी, आपका बिल्कुल सही प्रश्न है। आप बिल्कुल अभी घिया की खेती कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको कुछ प्रजातियों का भी बता दूं। अगर आप लंबी घिया की अगर बेल वाली अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पूसा संस्थान की प्रजाति है पूसा नवीन, उसका आप चयन कर सकते हैं, या एक हाइब्रिड प्रजाति भी है जो लंबी में है, पूसा हाइब्रिड 3, उसका चयन कर सकते हैं, या पूसा समृद्धि है, या अगर आप गोल लौकी लगाना चाहते हैं जो घिया गोल भी होता है तो आप पूसा संदेश ले सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे मार्केट में एक नाशपाती के आकार की भी घिया आती है जी, तो पूसा संतुष्टि प्रजाति है। इनमें से किसी का भी लेके आप तुरंत आप अभी जो खेत तैयार करके अभी आप इसकी बिजाई प्रारंभ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अभी तो आपने घिया की प्रजातियों के बारे में बता दिया, हाँ। अन्य कई बेल वाली सब्जियां हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे हम बात करें तोरई की या फिर कद्दू की। जी हाँ, जैसे चूंकि कद्दू वर्गीय जो हम पूरी बेल वाली की करते हैं, जैसे अभी जो समय है खीरा की भी प्रजातियों के बारे में किसान भाइयों को बताना चाहूंगा। जरूर। इस समय में आप पूसा उदय प्रजाति है, इसका चयन कर सकते हैं, या पूसा बरखा। इन दोनों प्रजातियों के बारे में किसान भाइयों को ये समझना चाहिए, ये देसी खीरा की प्रजाति होती है। देसी खीरा में आपको फायदा भी अधिक होता है, क्योंकि जब आप तोड़ के मार्केट में ले जाते हैं जिसकी कीमत अधिक मिलती है। आप देखते होंगे कि जो बाहरी जो दूसरी होती हैं, जो देसी नहीं होती हैं, उनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती हैं। इनका ऊपर से बिल्कुल भूरा रंग हो जाता है, तब भी ये क्रिस्पी रहते हैं और मार्केट में अच्छी कीमत आपको मिलती है। उसी प्रकार से अगर किसान भाई अगर खरबूजा लगाना चाहते हैं, खरबूजा में क्या होता है, गूदा का रंग अलग अलग होता है। जैसे जो किसान भाई अगर नारंगी रंग के गूदे वाली अगर चाहते हैं तो हमारे संस्थान की प्रजाति है पूसा मधुरस, इसका चयन कर सकते हैं। इसमें एक और विशेषता है कि इसमें जो उकठा रोग होता है वो कम लगता है। उसी प्रकार अगर आप हरे वाला गूदा लगाना चाहते हैं तो पूसा मधुरिमा एक प्रजाति है, ये भी बिल्कुल नाशपाती के आकार की होती है, और इसकी भी सेल्फ लाइफ थोड़ी अधिक होगी क्योंकि इस पर हल्की जाली होती है, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। या अगर पंजाब के किसान हरा मधु प्रजाति है उसका चयन कर सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो वाराणसी संस्थान की एक प्रजाति है काशी मधु, उसका चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो पंजाब की हाइब्रिड भी है उसका भी चयन किया जा सकता है जी। और अगर तरबूज की बात मैं करूं तो आमतौर पे खरबूज और तरबूज के बारे में कहा जाता है कि जहां की मिट्टी रेतीली होती है, क्योंकि आप मौसम की बात कर रही थी, जी। जहां रात और दिन का तापमान का जो अंतर होता है वो जितना अधिक होता है, खरबूज और तरबूज की मिठास
उतनी अधिक होती है। जी, दिन इस में बात का ध्यान तापमान रखना अधिक बेहद हो जरूरी है। और जी। रात में तापमान अगर कम हो, उन इलाकों में इनकी मिठास काफी अधिक होती अच्छी है। मिलती है। तो जी। तरबूज की प्रजाति आप शुगर बेबी का चयन कर सकते हैं, या हमारा एक अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, उनकी काफी प्रजातियां, अर्का मानिक है, अर्का मुथ्थू है, और आजकल एक बीज रहित तरबूज भी आता है, जी। अर्का मधुरा करके है। इन प्रजातियों का आप चयन कर सकते जी, हैं। चाहे खरबूज लगाना चाहते हो, तरबूज की खेती करना चाहते हैं, खीरा या फिर लौकी का ही आप चुनाव क्यों ना करना चाहते हो, अपने क्षेत्र के अनुसार जो उन्नत किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करेंगे तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसके लिए आपको आगे क्या तैयारियां करनी है, हम बात करें केला अनानास की, तो उसमें कौन सी सस्य क्रियाएं करनी है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका ही मजा ये देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बेल वाली सब्जियों की देखभाल और केला और अनानास की देखभाल के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमसे उसका जवाब जान सकते हैं। विशेषज्ञ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से विनोद कुमार जी ने हमें कॉल किया है, आइए उनका सवाल जान लें। हेलो जी मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या आपका सवाल है? जी मैडम, बेल वाली सब्जियों में जैसे कद्दू और लौकी की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, ये जानकारी चाहिए थी मुझे। जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं अगला सवाल यही पूछना चाह रही थी हमारे विशेषज्ञ से, नर्सरी तैयार करने के लिए क्या कदम उठाएं? जी हाँ विनोद जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। देखिए, आमतौर पे हम लोग सलाह देते हैं कि नर्सरी अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो इसके दो मेथड होते हैं। एक आजकल हम लोग कहते हैं सॉइल लेस, अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य ये भी होता है कि इसमें जो मिट्टी के मृदा जनित जो रोग होते हैं वो इससे ना लगें। तो अगर आपके पास प्रो ट्रे की सुविधा है तो आप 50 खाने का एक प्रो ट्रे खरीद सकते हैं, जो प्लास्टिक की प्रो ट्रे होती है, और उसमें हम कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट, इसको हम 3 भाग हम कोकोपीट लेते हैं, 1 भाग हम वर्मीकुलाइट लेते हैं और 1 भाग हम परलाइट लेते हैं। और ये हम वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं। जैसे अगर आपने 3 बाल्टी अगर ये मिलाया तो 1 बाल्टी दूसरा और 1 बाल्टी दूसरा, 3 1 1 के अनुपात में इनको मिला के फिर हम जो प्रोट्रे होती है उसमें हम भर देते हैं, और हर खाने में हम 1-1 बीज, जो उपचारित बीज हो या आप उपचार करके उनको लगा देना है। उसके बाद इन पे पानी का रेगुलर छिड़काव इस पे करते रहना है। अगर आप जब जाड़ा का मौसम था, जैसे हम आमतौर पे किसान भाइयों को अगेती फसल जो उगाना चाहते हैं उनको सलाह दी जाती है कि जनवरी के महीने में ही पॉलीथीन के अंदर अगर आप इसको उगा लेते हैं नर्सरी, तो आप 15 फरवरी के बाद इसकी रुपाई कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई जिनके खेतों में अगर अभी फसल खड़ी होगी, वो अगर चाहें तो इस विधि से नर्सरी अभी भी तैयार कर सकते हैं। अब इसको ढकने की या पॉलीथीन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास अगर ये चीजें नहीं हो तो वो एक जो काली पॉलीथीन या सफेद पॉलीथीन करीब 15 सेंटीमीटर लंबा जो आती है वो आप ले लें, और जो बिल्कुल अगर आपके पास बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद हो, 2 हिस्सा बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें और 1 हिस्सा उसमें मिट्टी मिला लें और 1 हिस्सा रेता मिला लें। इनको भी मिश्रण को मिला के इन्हीं जो ये पॉलीथीन की थैलियां हैं इनमें आप भर लें और इनमें भी 1-1 बीज हर थैली में डाल दें, तो इससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो चूंकि हम मृदा मिला रहे हैं तो या तो उसमें आपको ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहिए जिससे मृदा जनित बीमारियां ना हो, या जो आपकी गोबर की खाद हो ये बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए
जिससे फंगस या अन्य कोई बीमारी इसमें ना लगे। पैदा हो। जी। इस तरीके से भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, 2 तरीके हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको दोनों ही बता दिया है। इनमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं और बिल्कुल बेहतर तरीके से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हरियाणा से बलजीत सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा जी जो लौकी लगा रहे हैं जीते में जी दिया जी, इसका थैली में रुपाई कर सकते हैं जी? रुपाई के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, देखिए सैनी जी, अगर आप लगाएंगे, अगर आपका खेत अगर लगाना कितने बाद में खेत में तैयार करके आप तो गेहूं खड़ा खेत में क्या है, गेहूं है। देखिए, वही मैं किसान भाइयों को बता रहा था कि जिन किसान भाइयों के खेत में अगर अभी फसल खड़ी हो, जैसे बहुत सारे किसान भाई होंगे जिनके खेत में मटर अभी चल रही होगी, या कई किसान होंगे जिनके खेतों में गोभी की होगी, गोभी या बंद गोभी चल रही होगी, या कुछ किसान भाइयों के खेत में आलू भी अभी चल रहा होगा। तो ये किसान भाई अगर कोई भी, अगर जैसे इन्होंने पूछा कि अगर घिया का बेल पौध अगर तैयार करना चाहते हैं तो ये घिया का पौध अभी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जो पॉलीथीन की मैंने बताई, पॉलीथीन में मिट्टी या गोबर की खाद, या अगर आपके पास अगर आप सॉइल लेस करना चाहते हैं, मृदा रहित, तो उस तरीके से आप बिल्कुल उसकी नर्सरी अभी तैयार कर सकते हैं और करीब 20 से 25 दिन में ये पौधे आपके खेत में लगाने के लायक हो जाएंगे। बिल्कुल, उसके बाद खुले खेत में रुपाई कर सकते हैं। खेत में लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम उसको निकालते हैं तो प्रोट्रे से पूरी उसकी ये निकलती है, जो अब बॉल होता है वो अर्थ बॉल सहित निकलती है, जड़ ना टूटे, इस बात का बहुत ध्यान इसी प्रकार अगर हम जैसे अगर हम पॉलीथीन की थैली में लगाते हैं तो एक तरफ से किनारे से उसको हम चीरा लगाते हैं ब्लेड से, पॉलीथीन को हटा देते हैं और पूरी अर्थ बॉल सहित उसको हम खेतों में लगाते हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरह से आप अगर नर्सरी तैयार कर लेते हैं और फिर खुले खेत में जब आप रुपाई करने जा रहे हैं तो ये सावधानी आपको बरतने की बेहद ज़रूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पांडे, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप जिक्र कर रहे थे कि केले के जो बाग हैं उसमें हमारे किसानों को सस्य क्रियाएँ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानना चाहूँगी। धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में नमी बनी रहे तो इसके लिए क्या करे किसान? जी, एक मोटा मोटा हिसाब है केले के लिए कि अगर इसके रोपण की मिट्टी को हाथ में ले करके और गोला बनाने की कोशिश किया जाए तो अगर मिट्टी में गोला बन जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि इसमें पानी की नमी की पर्याप्त मात्रा है जी। अगर इससे कम होता है, गोला नहीं बनता है और छोड़ने पर वो टूट जाती है मिट्टी की गोली, जो गोला होता है, तो समझ लीजिए पानी की आवश्यकता है। और इसके लिए जलवायु और मिट्टी के अनुसार केले को लगभग पूरे वर्ष में एक फसल के लिए 1200 से लेकर के 1500 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। जी। पानी की मात्रा को कम करने के लिए हमको जो टपक सिंचाई की विधि होती है या ड्रिप इरिगेशन जिसे बोलते हैं, उसका अगर उपयोग किसान भाई करते हैं तो पानी की मात्रा में लगभग 30 से 40% की कमी आ सकती है। आधुनिक विधियों को भी अपना सकते हैं हमारे जी, किसान केले और में सिंचाई करने के लिए। इससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है, लगभग 25% तक वृद्धि देखी गई है विभिन्न दशाओं में। और इसके साथ साथ जो टपक सिंचाई की विधि होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो उर्वरकों की मात्रा है उसको भी सिंचाई के पानी के साथ में दे सकते हैं। तो इस क्रम में हमको लगभग जो उर्वरकों की मात्रा होती है उसमें भी 25 से 30% की कमी लाई जा सकती है, क्योंकि ये पानी के साथ सीधे पौधों की जड़ों में जाते हैं और उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग पौधे कर पानी भी सीधा पहुंच जाता है जड़ों में और उर्वरक भी सीधे हमारी जड़ों तक पहुंचते हैं और उसका सीधा असर पड़ता है हमारी जो पौध है उसकी गुणवत्ता पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से रमेश चंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी मैडम, नागदा से बोल रहा था मैं। जी नमस्कार। मध्य प्रदेश। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछे, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं बोल रहा था मैडम नागदा से जी। तो ये हमारा जो केले का पौधा है, केले का जो पौधा है मैडम, उसमें 3 लेयर तो लग गई और उसमें जो चौथी लेयर है उसमें जो अंकुर निकल रहे हैं जी, तो उसमें वो खिलने लग गए मैडम, खिर के गिरने लग गए। जो चौथी लेयर है उसमें अंकुरन हो रहा है, खिल रहा है, फिर वो गिर रहा है। जी देखिए,
केले के जो घेर बोलते हैं, जो बंच निकलता है, उसमें शुरुआती दौर में तो जो होते हैं वो उसमें फल बढ़ते हैं, फल लगते हैं, जैसे जो वो मादा पुष्प होते हैं जी। उसके बाद किस्मों के अनुसार, जैसे अगर आप ले लें कि जो वामन केला होता है या ड्वार्फ कैवेंडिस या ग्रैंड नाइन बोलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ड्वार्फ कैवेंडिस और ग्रैंड नाइन, ये 2 किस्में आपके यहाँ लगाई जाती हैं। इसमें लगभग 10 से 12 जो हैंड्स होते हैं एक जो या फेना बोलते हैं, वो 10-12 फेना के बाद में नर फूल आने लगते हैं। तो लगभग आपके पोषण के अनुसार और देख रेख के अनुसार अगर 10 से 12 हैंड्स आ गए हैं, उसके बाद अगर नहीं आता तो उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। दूसरा ये है कि अगर नीचे का जब नर फूल आने लगते हैं उसमें फल नहीं बनता है, तो अगर उसको काट कर आप निकाल देते हैं तो जो बचे हुए जो फल होते हैं उनमें इतना मोटापा आएगा, मतलब मोटापन आएगा कि जो आपकी उपज है लगभग 20 से 25 किलो या 30 किलो के अनुसार वो आपके उसमें आ जाएगा। अगर इस पर भी आपका कोई नहीं वो समाधान नहीं होता है तो मेरा सुझाव है कि आप सबसे पहले अपने मिट्टी की जांच करवाइए, और पोषक तत्वों की कुछ ज़्यादा ही कमी हो सकती है, तो पहले पोषक तत्वों की जांच करें, उसके बाद फिर पोषक तत्वों का प्रबंधन के बारे में चिंता करें। अगर आप फोटो अपने जो आपकी समस्या है, अगर फ़ोटो को भी दूरदर्शन के ईमेल पर, जो कि मैडम अभी आपको बताएंगी, अगर इसको आप फ़ोटो भेज सकते हैं तो आपके फ़ोटो को देख करके आपकी समस्या का निदान किया जा सकता है और उसका समाधान भी आपको सुझाया जा सकता है एक दूसरे कार्यक्रम में भी। जी बिल्कुल। तो हेलो किसान 2015@gmail.com ईमेल आईडी है, इस पर आप बिल्कुल फ़ोटो भेज सकते हैं अपने पौध की, और वो हम हमारे विशेषज्ञ के साथ साझा करेंगे और आपका जो समस्या है उसका समाधान आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके साथ बताएं आप कुछ। जी, इसके अतिरिक्त आपके हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, तो मैं इनको सुझाव दूंगा कि इनके समस्या का अगर वो पहचान में नहीं आती, क्योंकि सीधे से ठीक नहीं बता पा रहे हैं जी, तो कृषि विज्ञान केंद्र में बागवानी के विषय वस्तु विशेषज्ञ होते हैं, अगर उनसे भी ये संपर्क करेंगे तो इनकी समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। जी, हमसे भी साझा कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो निकटतम आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर बागवानी के जो अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे भी आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, उन्हें भी दिखा सकते हैं और उसके अनुसार आप उपचार कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से राजू जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान लें उनका सवाल। हेलो। हाँ जी, हेलो, मैं राजू देवांगन बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, इसलिए मैं केला लगा सकता हूँ अभी के मौसम में। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने पूछा है। छत्तीसगढ़ में तो बागवानी की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि वहाँ पर श्रम बहुत सस्ता मिल सकता है और मिट्टी की अवस्था बहुत अच्छी होती है। तो छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में आपको केले की अच्छी फसल ले सकते हैं और केला लगा सकते हैं। बस यही है, अगर आप इस समय केला लगाना चाहते हैं तो सिंचाई की सुविधा पर्याप्त होनी चाहिए और सुनिश्चित कर लें, उसके बाद केले की फसल लगा सकते हैं। बट हमारा सुझाव ये है कि चूंकि गर्मी आने वाली है तो अभी आप तैयारी कर लें, खेत की तैयारी कर लें, गड्ढे बना लें, खाद और उर्वरकों की व्यवस्था कर लें, और 1 महीने बाद जब गड्ढे भर देंगे तो जून के आरंभ होते ही, जब 1-2 बरसात हो सकती है, हो जाती है, बौछारें पड़ जाती हैं, तब अगर केला लगाएं तो आपको लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा ये। जी, जैसे ये बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में केला लगाना चाहते हैं, तो कोई उन्नत किस्म भी है उस क्षेत्र के लिए? हाँ जी, छत्तीसगढ़ के लिए 2-3 किस्में मैं संस्तुत करता हूँ, जैसे ग्रैंड नाइन है या ड्वार्फ कैवेंडिस है, और उसके साथ चंपा की भी खेती, चंपा जो किस्म है, या मंथन जो सब्जी वाला केला होता है, ये 3-4 किस्मों की खेती आराम से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो राजू जी देखिए, आप लगा सकते हैं छत्तीसगढ़ में, बस आपको शुरू से थोड़ी सी तैयारियां करने की यहाँ पर ज़रूरत हो जाती है। बिल्कुल। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब डॉक्टर चौधरी, रुक करना चाहूँगी मैं आपका। अभी हम बात कर रहे थे कि जब खुले खेत में हम रोपाई करते हैं तो सावधानियां बरतने की ज़रूरत हो जाती है, जड़ ना टूटे, ये एक मुख्य सावधानी है। और किस तरह की सावधानियां बरतें या तैयारियां करें हमारे किसान? जी हाँ, बिल्कुल, चूँकि ये समय जो है ये बुआई का समय है, तो किसान भाई को सलाह दी जाती है कि अपनी खेतों की ठीक तरीके से जुताई कर लें, और गोबर की खाद, किसी भी सब्जी की अगर आप खेती करते हैं, जितनी अधिक आप गोबर की खाद डालेंगे, जो आपकी सब्जियां होंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी जी। तो इसमें कहा जाता है कम से कम 20 से 25 टन जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप गोबर की खाद डाल लें। उसके बाद उसको मिला के, और एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि जब भी अगर हम गोबर की खाद मिलाते हैं, खास करके अगर चूँकि हम बेल वाली सब्जियों की बात करते हैं, कई सारी इसमें मृदा जनित बीमारियां होती हैं जी। इसीलिए अगर उसमें अगर हम ट्राइकोडर्मा अगर हम मिला लेते हैं
तो आपकी जो फसल होती है वो अच्छी होगी। ये बनाने के बाद, चूंकि अभी जल की काफ़ी चर्चा हो रही है और ये पूरी गर्मी का मौसम है, तो इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम अपनी जो लागत है उसे हमें कम करना है। हमको कम जल का हमको उपयोग करना है। इसीलिए आमतौर पे जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, इनकी चूंकि काफ़ी बेल इनकी बढ़ती हैं जी। एक बेल की जो बढ़वार होती है वो करीब करीब 2 मीटर 1.5 मीटर तक होती है। इसीलिए किसान भाई आमतौर पे ये नाला और थाला पद्धति में लगाते हैं, यानी एक नाली बनाते हैं और उसमें थाले बना के उनके नाली के दोनों तरफ इनकी बिजाई की जाती है। उनको बताया जाता है कि अगर जिस प्रकार से, जैसे अगर कम बढ़वार वाली अगर बेल वाली सब्जी है, जैसे है खीरा है, खरबूजा है या करेला है, तो आपको एक नाली से दूसरे नाली के बीच की दूरी करीब 1.5 मीटर से 2 मीटर तक आप रख सकते हैं और नाली के दोनों तरफ आपको लगाना है। नाली की चौड़ाई करीब करीब 30 से 35 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए और गहराई करीब 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक नाले में से दूसरे नाले के बीच की दूरी, अगर आप कोई अन्य फसल लगा रहे हैं, जैसे अगर आप लौकी लगा रहे हैं या कोहरा लगा रहे हैं जिसको हम सीताफल भी कहते हैं जी, या तरबूज लगा रहे हैं जो थोड़ा अधिक फैलता है, तो आप 2 मीटर से 2.5 मीटर भी रख सकते हैं। आप फसल के अनुसार उसकी दूरी जो है फसल के निश्चित अनुसार कर उसकी सकते दूरी हैं। रख सकते जी हैं। बिल्कुल। तो दूसरा, इस तरह पौधे से जी। पौधे की जो दूरी है, यानी जो एक थाले से दूसरे थाले की जो बीच की उसका भी दूरी ध्यान है, रखना है जी। उसको करीब 40 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के बीच में आप रख सकते हैं। जी। दूसरा, हमें एक चीज और ध्यान देना है कि अगर सूरज की किरणें अगर दोनों जो नाली के दोनों तरफ अगर आएंगी, अच्छे से आएंगी, तो आपकी जो फसल होंगी प्रारंभिक अवस्था में उनकी अंकुरण भी अच्छी होंगी और उनकी जो बढ़वार होंगी वो भी अच्छी वो भी होंगी। काफी अच्छी एक चीज और मिलेगी। किसान भाइयों जी। को सलाह दी जाती है कि चूंकि इसमें खरपतवार हमें नियंत्रण करने में काफी समस्या आती है, जी। तो जब आप अपनी नालियां बना लेते हैं, नालियां बना लें, उसके बाद उसमें प्री सोइंग इरिगेशन करें, यानी जब आपको बिजाई अगर करनी हो 2 दिन बाद, तो आज आप उसमें पानी डाल दें नाली बनाने के बाद। पानी डालने के बाद उसी शाम को एक हर्बिसाइड आती है जो पेंडीमिथिलीन के नाम से आती है, उसका 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के में घोल बना के और हर नालियों पे आप उसका छिड़काव कर दें, जिससे खरपतवारों का नियंत्रण जिससे भी कम से कम पहले ही हो 30 से जाएगा। 35 दिन जी। तक आपको खरपतवार का नियंत्रण नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। आएगी और साथ ही साथ नियंत्रण हो और जाएगा। खास करके सिर्फ खरपतवार ही नहीं, इसमें कोई एक छोटा सा कीड़ा आता है जो करीब 20 से 25 दिन की अवस्था में काफी किसान भाइयों को परेशान करता है। जी, जो तो इस लाल तरह रंग का से कीड़ा आता है, आप तैयारी उससे भी करेंगे। आपको समस्या से निजात मिलेगी। बिल्कुल। तो इस तरह से आप तैयारियां करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे चलकर आप अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल आपसे जानकारी लेंगे हम डॉक्टर चौधरी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका ही मजा, ये देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बेल वाली सब्जियों की देखभाल और केला और अनानास की देखभाल पर। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, डायल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर जो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जा रहे हैं। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और उनके जवाब आप तक पहुँचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। और इस वक्त भी आपको बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं नारायण शर्मा जी, आइए उनका सवाल जान लें। हेलो 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 जी, नमस्कार नारायण जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज कम कर दें और फिर अपना सवाल पूछें हमसे। ओके ओके ठीक है। हाँ जी, मेरा ये सवाल था आपसे जी कि जैसे अब अभी ये जो बेल वाली सब्जी की हम बुआई करते हैं, जैसे अपन ने बुआई करी, जैसे लौकी और गिलकी की बुआई करी अपन ने, तो उसको जब बुआई करते हैं, जैसे कुछ समय बाद है ना, उनके जो पत्ते निकलते हैं नहीं, वैसे सिकुड़े हुए निकलते हैं, जैसे मतलब खिले खिले नहीं निकलते हैं। तो उसमें हम किस तरह के मतलब खाद डाल सकते हैं जिससे वो पत्ते खिले खिले निकले? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर चौधरी इस पर? जी हाँ, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा है
कि जो खिले खिले तो अब जैसे अगर सिकुड़े हुए हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आजकल वायरस की समस्या काफ़ी हो रही है। अगर आसपास में अगर जैसे किसी दूसरे फसल जो होती हैं उनसे खास करके जो एफिड होता है वो इन पे माइग्रेट करता है। जैसे अगर सरसों की कटाई बंद हो जाती है, कटने लगती है, तो एफिड होता है वो इन पे जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इन पे आ जाती हैं जी। एक फसल से उड़कर दूसरी फसल पर आ जाते हैं जी। अगर हम एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे सिर्फ हम रसायन का प्रयोग करने के बजाय जब हम लगा रहे हैं उससे कुछ दिन पहले अगर खेत की चारों तरफ अगर हम मक्का को लगा लें, तो अगर हम मक्का को लगा लेते हैं तो वो अगर आते भी हैं तो मक्के के जो पत्ते होते हैं उसमें रेशे में वो चिपक जाते हैं और हमें सिर्फ मक्का पे ही हमें कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना होगा। जो अन्य किसान भाई हैं जो भी बिजाई कर रहे हैं उनको भी ये सलाह दी जाती है कि अगर आप कोई भी अगर कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाएं तो किनारे पे आप मक्का लगा लें। जहां तक इन्होंने पोषक प्रबंधन की जानकारी मांगी है उसमें मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये सलाह दी जाती है कि ये कोई भी अगर है आप पहले मिट्टी की जांच करा लें, उसके हिसाब से आपको देखना है कि क्या आपको कितनी मात्रा डालनी है। लेकिन एक मोटे अनुमान के तौर पे करीब हम 70 से 80 केजी नाइट्रोजन हम प्रति हेक्टेयर में हम डालते हैं और पोटास करीब हम 50 केजी डालते हैं और 50 केजी हम फास्फोरस डालते हैं। पोटास का डालना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम पोटास अगर हम खेतों में डालते हैं तो बीमारियां भी कम आती हैं। जिन फसलों में मिठास होती है उनकी मिठास भी अच्छी होती है। दूसरा इनको ध्यान रखना चाहिए अगर इनके पत्ते पे अगर बीमारी आ गई है किसी कारण से, तो जिस पत्ते पे अगर वो बीमारी आ गई है उन पौधों को उखाड़ के कहीं मिट्टी में दबा दें और उसके बाद कोई भी जो दवा हो, जैसे अगर इमिडाक्लोप्रिड है उसका एक छिड़काव ये पूरे खेतों में कर दें, जिससे कम से कम वो जो बीमारी अगर है वो और अगर वो ज्यादा वायरस फैले जनित ना हो बीमारी और है तो दूसरे पौधों पे ना लगे। जी बिल्कुल, इस तरह से आप नियंत्रण कर सकते हैं और पोषक तत्वों का भी प्रबंधन कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप पहले मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पांडे, हमने केले के बारे में बहुत चर्चा कर ली, अब मैं अनानास के बारे में जानना चाहूंगी। अनानास की खेती के बारे में क्या कहेंगे? कौन सी सस्य क्रियाएं हमारे किसान कर सकते हैं अभी? अनानास में देखिए इस समय अधिकांश जगहों पे फूल निकल रहे होंगे और चूँकि ये इसका जो रोपण होता है बड़े बड़े क्षेत्रों में किया जाता है और फसल भी अगर एक साथ तैयार होती है तो हमको कटाई करके बाज़ार में बिक्री करने में बहुत सुविधा होती है जी। और इसके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय ये होता है कि 25 पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख भाग में 25 भाग इथरेल एक जो रसायन होता है जो कि साधारण जो रसायन की दुकानें होती हैं उस पर उपलब्ध होता है, उसके साथ में 2% यूरिया, मतलब 1 लीटर पानी में लगभग 20 ग्राम अगर यूरिया डाल देते हैं तो 2% का द्रवण ये तैयार हो जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट एक होता है उसमें लगभग 10.4% का ये होता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके एक द्रवण तैयार किया जाता है और इस मिश्रण को जो अनानास का पौधा होता है उसके बीचों बीच में जी अगर हम लगभग 40 मिलीलीटर के आसपास उसको डाल देते हैं तो 25 किस्मों के अनुसार और फसल की अवस्था के अनुसार 25 से 50 दिन के अंदर एकदम समान रूप से फल बाहर निकल आते हैं। जी बिल्कुल, और क्या कार्य करने हैं आपसे जानेंगे डॉक्टर पांडे। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल मैं यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ। राजेश सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं उत्तर प्रदेश से, आइए जान ले उनका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं मैडम जी उत्तर प्रदेश बस्ती जिले से बोल रहा हूँ। मैं अनानास की खेती करना चाहता हूँ, तो क्या यहाँ संभव है? जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप डॉक्टर पांडे? जी बस्ती ज़िले में अनानास की सफल व्यावसायिक खेती करना संभव नहीं है क्योंकि अनानास एक ऐसी फसल है जिसमें कि पाले का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर तापक्रम कभी भी 15 डिग्री अंश सेल्सियस से कम जाता है तो वहाँ पर अनानास की खेती नहीं की जा सकती है। लेकिन कुछ बगीचों में, जैसे कि आम के बगीचे हैं, लीची के बगीचे हैं, अमरूद के बगीचे हैं, उन बगीचों में छाया में जहाँ पर कि ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडा, जो ठंडे के मौसम में जो पाला पड़ता है वो पाला ऐसे ऐसे इलाकों में पाले की संभावना कम होती है। तो कुछ हद तक और विशेष यत्न के अनुसार अनानास की कुछ हद तक खेती की जा सकती है, लेकिन सफल व्यावसायिक खेती की संभावना बस्ती जिले में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अनानास की नहीं है। लेकिन एक छोटे से स्तर पर वो कर सकते हैं, छोटे अगर से एक दो स्तर पेड़ पर, लगाना हाँ, चाहे नहीं 10-20 पौधे भी कर सकते हैं, लेकिन जितना फल का वजन होता है उतना वजन इनका नहीं आएगा।
जी। कम स्तर पर आप कर सकते हैं बस्ती ज़िले में भी। और मैं व्यक्तिगत रूप में बस्ती ज़िले में गया हुआ हूँ कई बार, तो वहाँ पर बगीचों के नीचे, क्योंकि अगर जब ठंडा होगा तो जो पाला पड़ता है वो बगीचों के नीचे पाले का असर नहीं होगा और इसकी खेती कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आप छोटे स्तर पर तो ज़रूर इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके बड़ी स्तर पर खेती करने की सोच रहे हैं तो ये थोड़ा कठिन है, वहाँ पर इसकी खेती इतनी संभव नहीं हो पाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रूप सिंह जी ने हमें कॉल किया है, जान ले उनका सवाल। हेलो हेलो जी। जी नमस्कार भूप सिंह जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं जी घिया बेचना चाहता हूँ 2 एकड़ में जी। घिया लगाना चाहते हैं आप? कौन सी वैरायटी हमारे हरियाणा के अंदर है जी? जी, हरियाणा के अंदर कौन सी उन्नत किस्म है घिया की? भूप सिंह जी, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप हरियाणा में अगर लगाना चाहते हैं तो हमारा एक क्षेत्रीय केंद्र वहाँ करनाल में है, वहाँ से भी आप बीज ले सकते हैं। जो घिया की एक प्रजाति है पूसा नवीन, वो लंबे घिया की प्रजाति है, उसका आप चयन कर लीजिए, या पूसा संतुष्टि है जो नाशपाती के आकार की है उसका कर लीजिए, या हाइब्रिड 3 ले सकते हैं, और भी कोई जो भी आपको लेना चाहें, पूसा संदेश ले सकते हैं, इनका आप चयन कर सकते हैं। तो ये तमाम किस्में हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं हरियाणा क्षेत्र में अगर आप घिया की खेती करना चाहते हैं तो। और बिल्कुल ये सही समय चल रहा है, आप इसकी खेती के लिए अच्छी तरह से तैयारियां जरूर कर सकते हैं, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से किया था। बिल्कुल इन तमाम बातों पर हमारी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हेलो किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बेल वाली सब्जियों की देखभाल और केला और अनानास की देखभाल पर। आपके पास कोई सवाल है तो जल्द से अपना फोन उठाइए और टोल फ्री नंबर डायल करके आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इस वक्त भी आपको बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमाचल से हमें कॉल किया है सुनील दत्त जी ने। आइए उनका सवाल जान लें। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम, मैं सुनील दत्त बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। जी अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा सवाल है, मैं घिया लगाता हूँ जी। हाँ जी मैडम, घिया और करेले की सब्जी लगाता हूँ सर। मैडम तो मेरा सवाल मैडम जी, घिया लगाता हूँ, एक बार घिया जिस खेत में लगाते हैं दोबारा घिया सूख जाता है, दोबारा खेत में घिया तैयार नहीं होता है जी। तो मुझे कारण बताइए मैडम, घिया क्यों तैयार होता है दोबारा इस खेत में? जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल क्या सही कहेंगे प्रश्न जी? पूछा है। देखिए आम तौर पे भी किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि जिस खेत में अगर किसी फसल को अगर एक बार लगाते हैं तो उसी खेत में बार बार उस फसल को ना लगाएं, और उस फसल को ही नहीं, उसी माना कुल की फसल को। जैसे अगर हम जितनी बेल वाली सब्जी की हम बात कर रहे हैं, चाहे घिया हो, लौकी हो, तोरी हो, कद्दू हो, खीरा हो, खरबूजा हो, ये सब एक ही कुल की सब्जियां हैं और इन सबके बीमारी और कीड़े एक ही होते हैं। जैसा कि इन्होंने प्रश्न पूछा, इनके खेतों में उकठा की समस्या हो सकती है। उकठा जो होता है वो फ्यूजेरियम के कारण होता है और इसके जो स्पोर होते हैं वो मिट्टी में कई सालों तक रहते हैं। तो जिस खेत में इस प्रकार की संभावना है उसमें आप इनकी खेती ना करें, किंतु अगर आपको कुछ बचाव करना है
तो उन खेतों में जहाँ पे ये समस्या है, एक बार आप उसमें धान लगा दें या मक्का लगा दें, उससे क्या होगा कि ये जो समस्याएं हैं, मृदा जनित जो बीमारियां हैं, ये कम हो जाएंगी। लेकिन जो किसी और किसान भाइयों के खेत में भी आती हैं, खास करके घिया में 2 बीमारी आती है, एक उकठा की आती है और एक गमी स्टेम ब्लाइट आता है, जिसमें जो पौधे होते हैं वो जड़ से भी सूखते हैं और जड़ और तना का जो जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहां से वो फट जाती हैं गांठ से और उससे लाल रंग के कुछ निकलने लगते हैं। इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम उसकी बिजाई कर रहे हैं उसी समय अगर हम ट्राइकोडर्मा कम से कम 50 केजी जो गोबर की खाद में हम 4 से 5 केजी ट्राइकोडर्मा को अच्छे से मिला के और जहां हम लगा रहे हैं वहां पे हम जहां पे हम थाला बनाते हैं, जहां हम पौधे लगाते हैं, हर जगह हम थोड़ा थोड़ा उसका हम छिड़काव कर दें, या हम जो गोबर की खाद है उसमें मिला के हम पूरे खेत में अगर हम छिड़काव करके लगाते हैं तो इस रोग से बहुत हद तक हम निदान हमें मिल सकता है। उसके बाद भी अगर किसी किसान भाई के खेत में अगर आ रहा है और अगर आपके पास अब कोई उपाय नहीं है तो फिर आप कार्बेंडाजिम या जो अम्बेवेस्टिन के नाम से हम जानते हैं या हम ब्लाइटॉक्स, इन दोनों का मिश्रण करके आपको ड्रेंचिंग करना है। और ड्रेंचिंग हमें करना है कि जड़ से लेकर कम से कम 1 फीट के ऊपर तक, तो उस जो फंगस होता है उसको कुछ हद तक आप नियंत्रित कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से आप नियंत्रण कर सकते हैं सुनील दत्त जी। आप फसल चक्र अपनाएंगे तो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। आइए इसी के साथ बढ़ें आगे। हरियाणा से हमारे साथ विजेंद्र जी फोन लाइन पर हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, हम 1 एकड़ में केला लगाना चाह रहे हैं। 1 एकड़ में आप केला लगाना चाह रहे हैं? जी सर मैम। जी, तो क्या सलाह देंगे आप डॉक्टर पांडे ऐसे में? जी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि केले की फसल में पाले का बहुत दुष्प्रभाव होता है। तो अगर आपके यहाँ पाला नहीं पड़ता है तो केले की खेती आप कर सकते हैं। मिट्टी का जो और पानी का दोनों का पीएच मान लगभग 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास होना चाहिए या 8 तक होना चाहिए। नमकीन नहीं होना चाहिए, मतलब क्षारीय या नमकीन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो चूँकि जाड़े का मौसम अब लगभग ख़त्म हो गया है, तो जाड़े के दिनों में पहले भी जैसे कि कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात हो रही थी जिसमें कि पौधशाला तैयार की जाती थी, तो केले के ऊतक संवर्धित या टिश्यू कल्चर पौधे ले करके जाड़े के मौसम में बड़ी बड़ी पॉलीथीन की थैलियों में लगाकर और छोटे छोटे पॉली हाउसेस बना करके उसमें रख सकते हैं। अब जाड़े के 2 महीनों में उसकी लगभग 6-7 पत्तियां आ जाएंगी और पौधे लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर बड़े हो जाएंगे। तो जाड़े के बाद में अगर आप लगाते हैं तो ऐसी फसल आपको लगभग नवंबर तक आते आते एक फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन हमारा सुझाव है कि पहले एक परीक्षा के तौर पर कुछ पौधे कह लीजिए 150 पौधे लगा करके एक बार देख लीजिए और उसके बाद अगर आप सफल हो जाते हैं, पाले से आपकी फसल बच जाती है, तो फिर बृहत स्तर पे 1 एकड़ केला आप लगा सकते हैं। जी, और तो शुरुआत अगर छोटे स्तर पर कर लेंगे, एक टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद कर लें आगे बढ़ें। हाँ, क्योंकि ये नई फसल आपके क्षेत्र के लिए होगी, परीक्षण कर लें और हम लोगों से आप संपर्क में रहें। एक किसान जो हेलो किसान कार्यक्रम है इसको देखते रहें, जो भी आपको समस्या होगी तो आपको बार बार समाधान बताया जाता रहेगा। जी, तो आप छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत जरूर कर लें क्योंकि हरियाणा में पाले की समस्या रहती है। ऐसे में आपकी जो फसल है उसको दुष्प्रभाव हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप छोटे स्तर पर एक परीक्षण के तौर पर आप शुरुआत कर लें। अगर वो सफल रहता है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे स्तर पर, बड़े स्तर पर भी इसकी खेती आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो केले की खेती के बारे में तो हमने चर्चा कर ली और अब मैं रुक करना चाहूँगी डॉक्टर चौधरी का। डॉक्टर चौधरी, अभी आपने बताया घिया में कौन कौन से रोग लग सकते हैं। अन्य अगर हम बेल वाली सब्जियों की बात करें तो कोई कीट या फिर रोग और ज़्यादा प्रभाव करते हैं? जी हाँ, रोग की तो चर्चा अभी हमने कर ली है। एक कीट है जो खास करके इस मौसम में किसान भाइयों को काफ़ी परेशान करता है, खास करके जब ये फसल जो होती है करीब 25 से 30 दिन के पहले। जैसे जो दूसरे किसान भाई पूछ रहे थे, ये भी होता है कई बार कि जो ही उसमें अंकुरन होता है उसके बाद जो उसका पत्ता होता है वो लाल रंग का कीड़ा खा जाता है। तो किसान भाइयों को लगता है कि हमारे पत्ते जो हैं बढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल छोटी अवस्था में। इस दौरान ये लाल रंग का जो कीड़ा होता है इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए खरपतवार ना रहे, क्योंकि खरपतवार अगर आपके खेतों में रहेंगी तो इनका जो कीड़े हैं इनकी संख्या बढ़ती जाती है। दूसरा चीज है कि इसके लिए एक ही दवा है जो कारगर है, वो कार्बोसल्फान नामक एक दवा है जिसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में बना के इसका छिड़काव करना है। और इसका छिड़काव हमें ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में, यानी जब सूरज की पहली किरण पड़ रही हो उसी समय में आप छिड़काव करेंगे, क्योंकि उस समय में ये कीड़े जो होते हैं
ये पत्ते पे बैठे होते हैं। जी। जो ही धूप आती है ये कीड़े फिर उड़ के इधर उधर उड़ने लगते हैं। उसके बाद अगर आप छिड़काव करेंगे तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी जो पुरानी जो फसल है ये आपके शुरुआती जो कीड़े हैं इनसे आपकी फसल बच जाए। तो इस तरह से आप कीटों का नियंत्रण भी कर सकते हैं अगर आपने बेल वाली सब्जियों की खेती करने की शुरुआत की है तो। बिल्कुल, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में तो आपने जान लिया कि आप बेल वाली सब्जियों की अगर खेती कर रहे हैं या फिर आप केला और अनानास की खेती करना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से तमाम बातें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये तो बात हो गई आज के हमारे इस कार्यक्रम की। कल के कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। कल के कार्यक्रम का हमारा विषय रहेगा बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। इनके संबंध में आपके पास कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पहले ही अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक पर भी आप अपने सवाल जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल और साथ ही कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव भी पोस्ट कर सकते हैं। एक और जरिया है अपने सवाल पहले ही हम तक पहुंचाने का, वो है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113-060। इसका नंबर है। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप इस पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आपके सवालों का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे और साथ ही हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही जिसके जरिए आप कार्यक्रम के दौरान भी अपने सवाल हमसे लाइव पूछ सकते हैं, उनके जवाब हमारे विशेषज्ञों से जान सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कल के कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे आपसे नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।